नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। ईरान में चलता हुआ ये युद्ध यूएस की जो कलाई है पूरी तरह से खोल चुका है। अब ये चाहे लाख मीटिंग करें या फिर अपनी चर्चाओं को बड़ा चढ़ा के बताएं, इनकी जो वास्तविक हकीकत है कि लोगों में भ्रम था जी ये सुपर पावर है, वो अब कोलैप्स हो रही है। क्यों, क्या, कैसे, बात शुरू करते हैं। आप देखिए कि इन्होंने जब ये शुरुआत में जब ये आए थे तब तो बातें बड़ी बड़ी ऊंची थी कि हम यहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। उसके बाद में जब रिजीम चेंज नहीं हो पाई तो कहा कि लीडरशिप हमारे हिसाब से होगी। अब लीडरशिप हिसाब से नहीं हो रही है तो कह रहे हैं जी देखो हमारी शर्तें मान लो, तुम्हारे पास में सिर्फ 48 घंटे का टाइम है, ठीक है, 48 आवर्स, टेक इट वेरी सीरियसली। 48 घंटे कब काफूर हुए, उड़ गए हवा में, पता नहीं चला। फिर एक प्रेम पत्र लॉन्च किया इन्होंने और कहा कि देखिए बातचीत हो रही है, सब सेटलमेंट है, इसलिए हम जो अटैक प्लान कर रहे थे ना सारे पावर प्लांट्स को तबाह करने का, वो अटैक अब 48 घंटे नहीं, अब हम एटलीस्ट 5 दिन का टाइम लेंगे और 5 दिन के बाद में फिर देखो अगर ये नहीं माने तो हम क्या करते हैं। 5 दिन का समय भी निकला नहीं, उसके पहले बयान आ गए कि लीजिए जी 10 दिन का टाइम है आपके पास में, अब 10 डेज में तो कम से कम सारा काम आप कर ही लोगे। ये मुझे इसका इतिहास याद दिलाता है। हिस्ट्री ये कहती है, बहुत नजदीक के समय की बात बताता हूं, जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, उस समय पे भी ये बार बार उछल के आते थे कि 5 दिन का टाइम है, 50 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, और होता कुछ नहीं था। फाइनली जाकर के जो सरेंडर किया हाथ ऊपर करके, सब कुछ अहम तो आम शरणम प्रपद्ये, बस सीधा जाके बोल दिया और कुछ नहीं बचा। वैसे ही सर यहां पे हो रहा है। अब 10 दिन के टाइमलाइन के साथ साथ में इनके जो सबसे वियर्ड अब तक का, मतलब मैं मानो सबसे ही अजीबोगरीब बयान इन्होंने जो दिया था वो ये दिया था कि जो नई लीडरशिप है और ईरान के जो नेता है जिनसे हम कनेक्शन में, वो चाहते हैं कि इनको छोड़ करके आप आइए, आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए। कुल मिलाकर के बेवकूफी का तो प्रदर्शन यूएस कर ही रहा है, और असल में इसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिसको ये अपना कहता है जी ये हमारे सेक्रेटरीज हैं, वो भी इसी के स्तर के दिमाग के लगते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इनकी बेवकूफी का परिणाम यूएस भुगते, इनकी गलतियों का जनाजा यूएस में निकले तो अच्छी बात है, अड़ोसी पड़ोसी बेचारे दुखी हो गए। अब हो ये गया कि इनकी वजह से ईरान ने जो दुनिया भर के आसपास के पड़ोसी देशों पर अटैक करे, अब वो देश भी बेचारे परेशान हो चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ऑफ यूएई, इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि साहब देखो अब अगर आप नहीं शांत रहे, ईरान को कहा है हम डायरेक्ट अटैक आपके ऊपर करेंगे, और इनके अटैक का जो मोड होगा वो होगा जमीन से अटैक होगा, थल सेना जो है वो जाकर के अटैक करेगी। अब अटैक करने की बात तो कही है, तो इतने दिन तक ये कहां थे। असल के अंदर सर पानी जो है वो अब नाक के बहुत ऊपर आ चुका है। आपको कुछ कंडीशंस दिखाता हूं। यहां पे हुआ क्या है, एक लेटर इशू किया गया 26 मार्च 2026 को, ठीक है। ये लेटर दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। उसने अपना दर्द बयां किया इसके अंदर कि देखिए किस हद तक ईरान जो है वो एग्रेसिवली अटैक कर रहा है। अब यहां पे बोला है कि देखो यूएई एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज्ड 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 11 यूएवीज लॉन्च फ्रॉम ईरान। और जब से ये अटैक हुआ है, जब से ये तनाव शुरू हुआ है, तब से तो 372 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 यूएवी हम डिटेक्ट कर चुके हैं। इसमें हमारे 2 जो है वो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस मारे जा चुके हैं और लगभग 169 जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। आंकड़े आवश्यकता से काफी कम दिखाए हैं, डैमेज यूएई को बहुत ज्यादा है। अब ये सारे जब हमले हो रहे हैं इस स्थिति के अंदर, इस मौके पे अब यूएई कह रहा है कि हम आ सकते हैं, क्योंकि इनका तो पहले भी खबरें आ गई थी कि यूएई का पेशेंस जो है वो अब शांत हो रहा है। अब हो ये रहा है कि आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान ने जहां जहां पे भी जो यूएसए की मिलिट्री साइट्स बनी थी, हर साइट को टारगेट किया। लेकिन यूएई के अंदर जो अटैक्स हुए उसने स्पेशली अबू धाबी जैसे बड़े शहरों पे जब अटैक हुए तो दुनिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि यार ये लोग के पास में दुनिया जा रही है कि इकोनॉमिक कैपिटल्स हैं, यहां पे सब चीजें सेफ है, सेफ्टी सिक्योरिटी, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इमेज पे डेंट लगा है। इसलिए इनके लिए बड़ी फाइट ये बन चुकी है। आप ये देखिए कि ये तनाव जो चला, ये तनाव तो बेसिक जड़ में जाके आप देखेंगे तो शुरुआती स्ट्रेस इन 2 देशों के बीच का रहा है, इजराइल का और ईरान का। इजराइल और ईरान के इस तनाव के बीच में एंट्री लेने वाला है देश यूएसए। यूएसए के 2 ऑब्जेक्ट बड़े क्लियर हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है कि इजराइल को सपोर्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्ट है कि ऑयल के जो रिसोर्स उसको अपने पास कैप्चर कर लेना है। लेकिन साहब ऐसी स्थिति में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई की हत्या होती है, उसके बाद इनको लगने लगा था चीजें बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान समझा था उतना था नहीं। रिटेलिएशन भयंकर हुए, मिसाइल छोड़ी गई, और ये मैसेज जो वायरल हो रहा वो तो आपको पता ही है, मिसाइल पे लिखा था थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। अब क्या है, कुल मिला के दुनिया भर से सहयोग भी इनको मिलना शुरू हुआ,
और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक, जो क्रूज मिसाइल्स के अटैक, जो ड्रोन्स के अटैक ये हो रहे हैं, उससे हकीकत मानिए वेस्टर्न तो ब्लॉक को छोड़ दीजिए, जो नेटो बैठा है बिना यूएस के, उसको छोड़ दीजिए, यूएस की भी सांसें ऊपर नीचे चल रही हैं, क्योंकि डैमेज जितना ईरान कर चुका है वो उसकी रिकवरी, या कहिए जो इसकी छवि जो खराब हुई है यूएस की, उसको वापस से रिकवर करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें जा रही हैं, फिर वो चाहे इजराइल में गिर रही हैं या तो जो आसपास के बाकी देश जहां पे यूएसए का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसने अपनी ताकत का मुआयना तो अच्छे से करा दिया है कि हम कहां हैं। अब खबर जब ये बनती है कि ईरान के साथ जंग में जल्द कूद सकता है यूएई, 42 लाख भारतीयों का दूसरा घर, दिल्ली में बढ़ेगी टेंशन, 28 मार्च की ये खबर है। अब आप सोचिए 42 लाख भारतीयों का मतलब समझते हैं, 42 लाख का मतलब हो गया 4.2 मिलियन, और 4.2 मिलियन यूएई की टोटल पॉपुलेशन ही अराउंड 11.6 मिलियन है, तो लगभग 35% से ज्यादा पॉपुलेशन तो इंडियन लोग हैं जो वहां रहते हैं। अब भारतीयों, अब सोच के देखिए, हर तीसरा व्यक्ति जहां भारतीय है उस जगह पे खतरा वहां पे विशेष रूप से मंडरा रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर प्रमाणित कैसे होगा, क्योंकि ईरान की जो हिटलिस्ट आई थी, हिटलिस्ट के अंदर उन्होंने बोला था कि हम अब एनर्जी के जो स्टैब्लिशमेंट है उसको हम टारगेट करेंगे। अब लिस्ट आई, उसके जस्ट बाद में अटैक होने भी शुरू हो गए यूएई के, जो इसके बड़े बड़े, चाहे फिर वो पेट्रोलियम के टैंकर्स आप कह सकते हो, जो जहां पे स्टोरेज सिस्टम है वो है, या फिर जो इसके पावर प्लांट्स हैं, जो पावर ग्रिड है, उनके ऊपर अटैक इसने शुरू किए। इस बात को प्रमाणित करता है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये फेसबुक पोस्ट। ये पोस्ट जो है वो सेम डेट में ही आई है। लिखा है, स्पोक विद क्राउन प्रिंस ऑफ एंड पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड डिस्कस द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहे हैं उसको लेके हम अपना जो सपोर्ट है वो फिर दोहराते हैं, और आपको धन्यवाद करते हैं कि वेलफेयर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन सऊदी अरेबिया, जो हमारे इतने लाखों लोग सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये युद्ध अगर भीषण स्थिति में गया, यूएई यदि अटैक कर देता है, तो ईरान की तरफ से अटैक कंफर्मली बढ़ जाएगा, और फिर वो लिमिटेड अटैक की बजाय ओवरऑल अटैक करेगा। तो इंडिया को लेके एक सवालिया निशान, जो इंडियन यहां रह रहे हैं उनको लेके यहां पे खड़ा हो जाएगा। खैर, बात से आगे बढ़िए और बात के एक डिफरेंट ही एंगल को समझिए। इस वॉर में यूएसए और इजराइल का साथ साथ खड़ा होना एक नेचुरल लगता है, लेकिन जब यहां पे यूएई साथ खड़ा होगा और सपोर्ट करेगा इजराइल को, यह सिचुएशन कैसी लगेगी? क्योंकि इजराइल के साथ में किसी मुस्लिम देश का आके खड़ा होना, यह सवालिया निशान इस बात पे भी लगाता है कि दुनिया में जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है और माना जाता है दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ इजराइल है, और इजराइल सबसे बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन है, तो वही देश इसके साथ आके युद्ध एक ही मुस्लिम देश के खिलाफ करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? और इजराइल ने इस बात को पहले ही दे दिया था कि ऐसा होने वाला है। अब आप देखिए कैसे, ये बात जो मैंने खबर दिखाई 28 तारीख को पेपर में आई थी, लेकिन ये जो खबर है ये 24 मार्च की TOI मतलब टाइम्स ऑफ इजराइल की है। टाइम्स ऑफ इजराइल 24 मार्च को लिखता है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इंचिंग टुवर्ड्स जॉइनिंग फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। यानी सऊदी अरेबिया और यूएई नजदीक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, साथ आ सकते हैं किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ युद्ध में। मतलब यह है कि एक मुस्लिम देश शिया मुस्लिम के खिलाफ ये सुन्नी वर्ल्ड के दो बड़े लीडर युद्ध में उतरेंगे, और इसमें न सिर्फ यूएई होगा बल्कि सऊदी अरेबिया भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि एक ही एरिया के दो बड़े नेशन एक अपने राइवलरी के खिलाफ जो है वो खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देखेंगे? आप अगर शिया मुस्लिम वर्सेस सुन्नी मुस्लिम नेशंस को देखें तो यहां पे ईरान के अंदर सबसे ज्यादा शिया मुस्लिमों की आबादी है, बहरीन के अंदर है, कुछ हिस्सा जो है वो इराक में भी है, लेबनान में है। लेकिन यहां पे आप यूएई देखिए, यूएई सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य है, सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य है, कतर और कुवैत में भी सुन्नी मुस्लिमों की बहुलता है। तो ये वॉर एक तरह से वो पुरानी आइडियोलॉजिकल वॉर का एक नया तरह से प्रोजेक्ट होता हुआ आप इसको यहां पे देख पाएंगे। खबर ये बन रही है पूरी कि ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध से खाड़ी देश सीधे तौर पर प्रभावित हैं। खास तौर से यूएई ईरान के निशाने पर दिखा है।
पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यूएई लगातार इसके लिए ईरान पर गुस्सा निकालता रहा है। यूएई ने कई मौकों पर जवाबी हमले का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। यूएई अब इससे आगे बढ़ते हुए ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, यानी यूएई भी ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ उतर सकता है। और वही बात जो 35% भारतीयों की है, टोटल फीसदी का 35% भारतीय हैं, ये बात भी यहां चर्चा में आई है। अब आप ये बात देखिए कि जब ये चर्चा आई तो सामने से भी जवाब आना था। अब यहां पे मसूद पेजेश्किन यानी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो सामने आते हैं और बयान देते हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा कि देखिए, आप अगर ये अटैक से दुखी हैं तो सीधा एक काम करिए, यूएसए को अपने घर से रवाना करिए। यदि यूएसए आपके घर में बैठा रहेगा, अटैक होते रहेंगे। अब आप इसी कंडीशन को कंपेयर करिए यूरोप की उस कंडीशन से जब रशिया कहता था कि आप चाहते हैं कि मैं यूक्रेन पर अटैक ना करूं तो नाटो वाली कंडीशन को छोड़ दीजिए। मतलब नाटो नेशन ये बोलना बंद कर दे कि हम इसको मेंबरशिप देंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन ये कहना बंद कर दे कि मुझे नाटो की मेंबरशिप चाहिए। अब दोनों ही चीजें नहीं हुई तो युद्ध होता रहा। अब यहां क्या हो रहा है, वैसी ही चीज हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप हमला रोकिए, ये कहते हैं हमला रोक देंगे, यूएसए को रवाना करिए। आप यूएसए को भेज देंगे, हम हमला रोक देंगे। अमेरिकियों को अपनी जमीन से हटाना होगा, नहीं तो होंगे हमले। सऊदी, कतर, यूएई को ईरानी राष्ट्रपति ने दी चेतावनी। 28 मार्च की ही खबर, शाम की 4:42 की। अब आप ये नोटिस करिए कि जितनी जगह हमले हुए हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ टारगेट्स, मोर देन 90% वो हैं जो कि यूएसए के मिलिट्री और नेवी के एस्टैब्लिशमेंट हैं। और ये एस्टैब्लिशमेंट कहां कहां है आप देखिए, अमन में है, यूएई में है, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, टर्की में, इराक में। लगभग सारा एरिया कैप्चर किया हुआ है। हर जगह ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको ईरान ने छुआ नहीं। हमले किए हैं और ये हमले कोई बहुत साधारण नहीं है। इन हमलों की काट ग्रिंगो के पास में नहीं है। इसको लग ही नहीं रहा कि इसका उपाय किया जाए तो क्या किया जाए। जोशी जोश में एंट्री तो इन्होंने ले ली। अब साहब देखो, इनकी सबसे बुरी दुर्गति कब होती है कि जिस नेवल शिप के लिए पूरी दुनिया के अंदर माहौल बनाया था कि देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन जा रहा है, ये पहुंच गया तो मिडिल ईस्ट तो साफ हो जाएगा। उसी यूएसएस अब्राहम लिंकन पे अटैक करके इसको नुकसान पहुंचा दिया ईरान ने। दूसरी बात, इसने जो साइट्स हैं उन पे तो अटैक मल्टीपल रूप में किया ही है। $300 मिलियन का थार्ड जो कि इसने लगाया हुआ था जॉर्डन में, उसको भी तबाह कर दिया ईरान ने। तो तीसरी आंख जब खोल के रख दी, मतलब खोल के मतलब तबाह करके रख दी, इनके पास में उसकी कोई उपाय नहीं कर पाए, ना इनको कोई विशेष सफलता प्राप्त हुई। रही सही कसर जो चुकता किया वो ये कि कहावत है ना, कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। हमला जब हुआ यूएई के ऊपर, बाकी देशों के ऊपर, ये भी इससे दुखी और परेशान हुए। आप देखिए कतर के अंदर रास जो लफान जो कि सबसे बड़ी इनकी गैस का वो एस्टैब्लिशमेंट था, उसको इसने तबाह करके रख दिया। दुनिया के अंदर गैस का क्राइसिस खड़ा हो गया। अब आप इनको देखिए, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ। पीट हेग्सेथ की बुद्धि का स्तर निश्चित रूप से, क्योंकि इनको चयनित किया है ट्रंप ने, और लगता है कि अब यूएस की पॉलिटिक्स में बेतुके बयानों को शायद वहां की जनता तरजीह देती है। वहां की जनता अब ऐसे नेताओं को चुन के लाना चाहती है जो कि कुछ हटके, कुछ नया, कुछ बेतुका बोल दें और लगे वाह जी वाह क्या बोला है। अब ऐसे ही बयानों के अंदर ट्रंप तो एक्सपर्ट थे ही, ये भी बच्चा उनका उनके कदमों पे चल पड़ा है। इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और फाइनल जाके जब $200 मिलियन के पैसे मांग लिए, ट्रंप ताकने लगे इधर उधर, भैया पैसा हमारे पास नहीं है, बैंकों के चक्कर लगाने इन्होंने शुरू कर दिए। रही सही कसर निकलती है जब वहां के ही कंपनीज और वहां की रेटिंग एजेंसीज ये बात बोलती हैं कि आपकी जो एपिक फ्यूरी है वो आप ही की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री के लिए घातक है, श्रीमान थोड़ा बच के रहिए। और जब हिंद महासागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है ईरान की तरफ से, और इनके मिलिट्री बेस पे जाकर के डियागो गार्सिया पे जब लगता है कि भैया यहां तक ये लोग पहुंच रहे हैं, तब से ये लोग बैकफुट पे ऑलरेडी जा चुके हैं। हॉर्मुज का क्लोज होना न सिर्फ दुनिया के 20% ट्रेड को इसने खत्म किया या परेशान किया, इसने हकीकत में जिस तरीके से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला यूएस का बन गया था, लगने लगा था कि यूएस का सपोर्ट में रहिए, यूएस तो बहुत कुछ कर सकता है, उस बात को भी खाली कर दिया और दुनिया अब अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो रही है। आप इस बात को देखिए, जब ये सब बंद था तो इनके पास फाइनल हथियार इनके पास ये बचा था कि अब हम ना 30 दिन के लिए ईरान को छूट दे रहे हैं, ईरान पेट्रोलियम सेल कर सकता है, जाओ ईरान जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ईरान ने ये पता था ईरान को कि अगर ऐसा हुआ दुनिया में, ईरान का पेट्रोलियम अगर इसने सबको दे दिया तो क्या होगा,
प्राइस कंट्रोल हो जाएंगी और इनके सर पे पड़ने वाला जूता जो है वो हल्का हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। ऐसा ईरान होने नहीं देना चाहता था। उसने साफ कहा जी न कौन सा पेट्रोल हमारे पास, ना तो पेट्रोल है ना कोई हमारे पास रिजर्व्स हैं, अब हमारे पास में कोई एक्सेसिव पेट्रोलियम नहीं है, सब कुछ तो आपने तबाह कर दिया। कहां है, साहब धरे के धरे रह गए, इनकी हालत हो गई खराब और ईरान ने साफ कह दिया हमारे पास पेट्रोलियम एक्सेस नहीं है। अब इनके पास करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, बचा ही कुछ नहीं इनके पास में। तो इन्होंने फिर एक नया राग अलाप दिया। इन्होंने कहा देखिए जो ईरान है ना ये मुझसे भीख मांग रहा है डील के लिए, ठीक है। ये खबर कब की है, रिसेंट खबर देखो 28 मार्च 2026 की एनडीटीवी पे आती है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स ईरान बेगिंग फॉर डील, डिमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन्ड। मतलब कि आप हमें बख्श दो और कैसे भी करो, और अमेरिका ने कहा हमारी डिमांड है कि हॉर्मुज को आप ओपन कर दीजिए। अब आप सोचिए इतनी पिटाई खाने के बाद में ये झूठ बोल रहा है कि ईरान बैगिंग, कभी कहता है मुझे सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर है, कभी वो 48 घंटे से 5 और 10 दिन की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। और रही सही सबसे बड़ी कसर पूरी तब होती है जब बोलते 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 वो स्लिप ऑफ टंग था या इंटेंशनल था या अपने बेवकूफी का चरम दिखाना चाहते थे। इन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं कहा, उसको कहा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। अब ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोल रहे तो बताओ समझिए किस लेवल पे गए। रही सही कसर ईरान, मसूद पेजेश्किन, उनके बाकी लीडर जो हैं वो निभा रहे हैं अच्छे से। अब यहां पे ये तस्वीर आपको बहुत कुछ कह रही होगी कि रशिया का सपोर्ट इनको इस लेवल पे मिल रहा है जिस लेवल की उम्मीद शायद ईरान ने भी नहीं की होगी। अब आप सोचिए डिप्लोमेसी का क्या ये लेवल है, डायरेक्टली युद्ध में उतरे नहीं, किसी प्रकार का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं, और सामने वाले दुश्मन के खिलाफ उसके दुश्मन को, दोस्त दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, और वैसे भी ईरान की दोस्ती यूएस रशिया से है ही, उसको इतना मजबूती ये दे रहे हैं जिसके तहत आज दुनिया का सुपर पावर का दम भरने वाला यूएस अपने घुटनों पर टिक गया है। अब बात ये देखने वाली होगी कि ये ईरान जंग में यदि यूएई शामिल होता है और ये दोनों दोस्त आते हैं आगे, तो ये युद्ध किस रूप में लेगा और दुनिया क्या नजारा देखेगी। जो भी अपडेट होगी सारी कवरेज इस चैनल पे आपको मिलेगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, यदि अच्छा लगा है तो आपके कमेंट से मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। सब्सक्राइब कीजिएगा और हिस्सा बनिएगा तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार का। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।